चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लास्ट क्लासेस में हमने आपको जो है कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हमने आपको फ्लक्स से करवाए थे। तो फ्लक्स वाला पार्ट तो जितना हमको बताना था वो हो गया, बाकी अब क्वेश्चन के थ्रू आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट जो हमको यहाँ पर आपको बताना है, ये पार्ट आता है आपका सेल्फ एनर्जी को रिलेटेड, ठीक है। देखते हैं ज़रा क्या है। तो सबसे पहले एक जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है वो है आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर एग्जैक्टली क्या है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे, कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इतना देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर है। उन्होंने कहा कि व्हेन अ चार्ज्ड सरफेस व्हेन अ चार्ज्ड सरफेस is placed in an electric field is placed in an electric field जब हम किसी चार्ज्ड सरफेस को किसी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, then due to the due to the electric force then due to the electric force on the surface charges on the surface charges the surface experiences a pressure, the surface experiences the pressure, okay, and this is termed as इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसी को हम लोग बोला करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है भाई। अब डेफिनेशन क्या कहती है वो तो बात की बात है, पर हम लोग तो इसको एनालिटिकली देखेंगे एग्जैक्टली कि पूरा कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो इसने कहा कि जब कोई चार्ज सरफेस को अपन लोगों ने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो कि सरफेस चार्जेस पे लगता है, सरफेस एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि जो हमारा प्रेशर होता है, ठीक है, वो होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तुम्हारे अगर हम लोग बात करें तुम्हारे पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया की, तो हम लोग यहाँ पे एक मिनट के जरा एक मिनट। हेलो, नमस्ते। हाँ मैम, मैं अभी जरा क्लास ले लो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जरा क्लास ले लेगी फिर बात करता हूँ। हाँ, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम लोग देखें तो हमको ये पता है कि सर अगर कोई ये तुम्हारे पास कोई एरिया होता है, ठीक है, इस एरिया में अगर हम तुम्हारे पास नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू तुम्हारे पास फोर्स अपॉन एरिया, इसको डिफाइन किया जाता है। और वहाँ पे जब हमने प्रेशर के बारे में बताया था तो हमने ये बताया था कि इट इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, ये तुम्हारे पास हमेशा ही तुम्हारे पास जो है कंप्रेसिव इन नेचर रहता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करना है। इसने क्या मतलब, इसने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर मान लो हमने ये कोई पर्टिकुलर एक बॉडी ले ली, ठीक है, ये बॉडी हमने कैसे ले ली है, ये बॉडी हमने ले ली है तुम्हारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी ले ली है, ठीक है। अब अगर हमने ये कंडक्टिंग बॉडी ली है तो यार कंडक्टिंग बॉडी पे जो चार्जेस होगा तुम्हारे पास ये यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये चार्जेस है। क्या क्या कंडक्टिंग बॉडी में चार्जेस अंदर नहीं हो सकते? नहीं नहीं। कंडक्टिंग बॉडीज में होता क्या है कि जब भी हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर देते हैं तो म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से वो चार्जेस जो है उसके चेहरे पर लाई करते हैं, अंदर की तरफ लाई नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसके अंदर एक सेक्शन कंसीडर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इस सेक्शन का नाम देते हैं तुम्हारे पास ए बी सेक्शन, ठीक है। अब इस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए, इस सेक्शन में हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर कि इस सेक्शन में तुम्हारे पास एक डी क्यू, तुम्हारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। इस सेक्शन में तुम्हारे पास डी क्यू एक तुम्हारे पास जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज तुम्हारे पास यहाँ पे होगा। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, तुम्हारे पास एम पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एन पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो
एम पॉइंट और एन पॉइंट। एम पॉइंट कहाँ पे है? एम पॉइंट तुम्हारे पास जो है आउटसाइड द बॉडी है, बॉडी के तुम्हारे पास बाहर की तरफ है एम पॉइंट। और एन पॉइंट कहाँ पे है? एन पॉइंट तुम्हारे पास जो है इनसाइड द बॉडी है, बॉडी के तुम्हारे पास अंदर है तुम्हारे पास एन पॉइंट। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई लेट E1, let E1 be the electric field, let E1 be the electric field due to dq charges, due to dq charges, ठीक, present ड्यू टू डी क्यू चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस। सरफेस पे तुम्हारे पास जो ए बी वाला पोर्शन है उसकी वजह से जो तुम्हारे पास चार्जेस हैं उसमें डी क्यू है, उसकी वजह से पॉइंट एम और पॉइंट एन का क्या कहना है। तो तुम कहोगे क्या कहना है, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा लीजिए, हमें क्या दिक्कत है। ठीक, इसने कहा ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा लेते हैं। इसने कहा कि देखो एक तो तुम्हारे पास पॉइंट एम है और एक तुम्हारे पास पॉइंट एन है, और ये तुम्हारे पास जो है ए बी सेक्शन है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास इवन ली गई है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास इवन ली गई है। दोनों पे इवन कैसे हो सकती है? नहीं, दोनों पे इवन मैं इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इवन को कंसीडर किया गया है कि इवन तुम्हारे पास डी क्यू की वजह से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसने कहा कि ठीक है। अच्छा, एक बात तो हम लोग ये मोटी मोटी जानते हैं, जब मैं आपको पढ़ाया था ये बात आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर तुम्हारे पास ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, अगर तुम्हारे पास ये एक कंडक्टिंग प्लेट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास ये एक कंडक्टिंग शीट है, अगर ये तुम्हारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, अगर तुम्हारे पास ये एक नॉन कंडक्टिंग तुम्हारे पास शीट है तो इसकी वजह से तुम्हारे पास क्या होगी? इसकी वजह से होगी तुम्हारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बात आपका बहुत बड़ा पैरामीटर है। ठीक है, इनके कंटेंट्स को पढ़ने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम में मतलब क्लास 12 के सिलेबस में ये कंडक्टिंग प्लेट का जिक्र बहुत नहीं है, और जो मेन जिक्र है वो नॉन कंडक्टिंग शीट का है। जैसे अभी हम लोग कैपेसिटर भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने एक एजम्पशन मान लिया था, और वो एजम्पशन हमने ये मान लिया था कि ये जो तुम्हारे पास कैपेसिटर की प्लेट का हम इनर वाला चेहरा ले रहे थे और हमने इसको शीट की तरीके से मान करके जो हमने इसको कर लिया था। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, इन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने क्या कहा कि अभी अगर बात सिर्फ ए बी की करी जाए तो ए बी में मौजूद जो डी क्यू चार्ज है उसकी वजह से अगर यहाँ पे एक क्यू नॉट रखते और यहाँ पे एक क्यू नॉट रखते तो उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर की तरफ और E1 इधर की तरफ आती। उन्होंने कहा हाँ। इन्होंने कहा कि ठीक सर, अब अगर मान लो कि हमने ये पूरी की पूरी बॉडी ली और हमने ये ए बी वाला पोर्शन छोड़ दिया, ठीक, और हमने फिर से पॉइंट एम को पकड़ा और हमने फिर से पॉइंट एन को पकड़ा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अब हम अगर तुम्हारे पास ये कहें कि हम ए बी नहीं, हम ए सी बी की वजह से देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि लेट तुम्हारे पास E2 बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेट तुम्हारे पास E2 बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट तुम्हारे पास M एंड तुम्हारे पास N ड्यू टू तुम्हारे पास ACB पार्ट, ड्यू टू ACB पार्ट ऑफ तुम्हारे पास जो है बॉडी। ACB पार्ट मतलब क्या है? बॉडी में से तुम्हारे पास जो है AB पार्ट को माइनस किया तो तुम्हारे पास जो पार्ट बचा वो तुम्हारे पास ACB बचा। तुम कहोगे ठीक है, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको मैंने यहाँ पे तुम्हारे पास E2 माना है, यहाँ पे भी तुम्हारे पास E2 माना है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पास N पॉइंट जो है और M पॉइंट जो है दोनों पे अवे होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे भाई चार्ज तुम्हारे पास यहाँ पे है ना, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, DQ से तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। तो इसने कहा M पॉइंट पे भी तुम्हारे पास E2 बाहर की तरफ आएगा, N पॉइंट पे भी E2 तुम्हारे पास बाहर की तरफ आएगा। इन्होंने कहा ठीक है। फिर ये बोले कि भाई ऐसा है कि ड्यू टू तुम्हारे पास ए बी पार्ट, अगर हम ड्यू टू ए बी पार्ट तुम्हारे पास करें तो हमें क्या पता लग रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? हमें पता लग रहा है कि E1 प्लस तुम्हारे पास E2 होगी कहाँ पे? M पॉइंट पे। ठीक है, ड्यू टू तुम्हारे पास ए बी पार्ट एंड तुम्हारे पास जो है ACB पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसने कहा ई नेट होगी तुम्हारे पास M पॉइंट में E1 प्लस तुम्हारे पास E2। हमने कहा हाँ ठीक, और N पॉइंट पे कितनी होगी ई नेट तुम्हारे पास वैल्यू? इसने कहा इसकी वैल्यू होगी तुम्हारे पास E1 तुम्हारे पास माइनस E2। इसने की E1 माइनस E2 की जगह काम करो, E2 माइनस तुम्हारे पास E1 लिख लो। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया
इसने कहा कि एक बात तो हमको ये माननी चाहिए सर कि हमने उन्हें भले यहाँ पे E1 बनाया हो, E2 यहाँ पे बनाया हो, लेकिन हम ये बात पहले से जानते थे कि एन पॉइंट जो है, चाहे तुम्हारे पास AB के लिए कर रहे हो, चाहे तुम्हारे पास ACB के लिए कर रहे हो, ये इनसाइड पॉइंट तो था, ये बात तो हमको पता है। और कंडक्टिंग बॉडी के अंदर अगर आपने इनसाइड पॉइंट को कंसिडर कर लिया, इसने कहा कि एंड पॉइंट पूरी तरीके से इनसाइड पॉइंट था, इसका मतलब ये इंडिविजुअली जीरो रहेगा, ये इंडिविजुअली जीरो रहेगा, तो आंसर आएगा तुम्हारे पास जीरो। उसने कहा ठीक है। अब अगर हम बात करें ई नेट की वैल्यू, हमको ये पता था कि अगर हम लोग जनरली कोई पर्टिकुलर बॉडी लेते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये मेरी कोई एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये मेरी कोई एक चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी के विकिनिटी पे, चार्ज बॉडी के विकिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। हमने कहा ठीक है, उस हिसाब से मैं इसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। इसमें कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। यहाँ पे जब हम लेकर के आए तो हमने कहा कि E1 की वैल्यू तुम्हारे पास E2 है, ठीक है, हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 माना, और हमने क्या कहा, हमने कहा कि पुटिंग इन, हमने कहा कि पुटिंग इन तुम्हारे पास 1 में पुट किया, तो ये हो गया तुम्हारे पास 2E1, या फिर तुम्हारे पास हो गया 2E2, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसने कहा E1 और E2 दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो कोई भी तुम्हारे पास एक चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी के बाहर कोई अगर आप एक पॉइंट लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। तो मैं अगर जनरल नोट यहाँ पे लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड sigma upon epsilon naught at any point at any point at any point outside the body, ठीक है, outside the body is contributed, outside the body is contributed by हमारे पास AB part, that is सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, एंड तुम्हारे पास ACB पार्ट दैट इज तुम्हारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे मान लो आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट उठा करके क्वेश्चन दे देते हैं, पार्ट दे देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं। वहाँ पे तुमको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी चार्ज बॉडी के बाहर अगर आपने कोई पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर रखा है, ठीक, वहाँ पे अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की तुम्हारे पास आ रही है, वहाँ पे अगर तुम्हारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की तुम्हारे पास आ रखी है, ठीक है, तो इसने का आधा पोर्शन जो है वो तुम्हारे पास AB के द्वारा होगा, और आधा पोर्शन तुम्हारे पास जो है ACB के द्वारा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आती है, तो इस पॉइंट को जरा नोट करिएगा। अब मुद्दा आता है तुम्हारे पास किसका मुद्दा आता है तुम्हारे पास, फोर्स का। इन्होंने कहा कि अब हमने E1 की वैल्यू भी निकाल ली है भाई, और हमने E2 की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक, E1 की वैल्यू भी निकाल ली और हमने E2 की वैल्यू निकाल ली। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि E2 की वैल्यू देखें, E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू तुम्हारे पास ACB है। उन्होंने कहा ठीक है। अब इन्होंने कहा कि पहले तो आप ये बताओ कि सर इलेक्ट्रिक प्रेशर होता क्या है। देखो ऐसे समझो, ये तुम्हारे पास इतने सारे लोग तुम्हारे पास गांव में रहते हैं, ठीक है, और इतने थोड़े से लोग तुम्हारे पास इस पोर्शन पे रहते हैं, तो इन सभी के द्वारा जो इस पे फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है, तो इसके फोर्स की वजह से तुम्हारे पास जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। क्या मतलब हुआ, इतने सारे लोग जो इस पर्टिकुलर बॉडी में जो चार्ज थे, उन्होंने कहा कि हम सब मिल करके इस पे तुम्हारे पास एक फोर्स लगाएंगे, और अगर हम इस फोर्स को इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे तो इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर कहेंगे। इन्होंने कहा ये कैसे निकालोगे, इन्होंने कहा बड़े आराम से निकाल लेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि DF इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, DF क्या है तुम्हारे पास, DF तुम्हारे पास है स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स तुम्हारे पास एक्टिंग ऑन तुम्हारे पास DQ, ठीक है, ड्यू टू तुम्हारे पास ACB पार्ट ऑफ बॉडी, ड्यू टू तुम्हारे पास ACB पार्ट ऑफ बॉडी। तो तुम कहते हो कि तुम्हारे पास DF इज टू होता है तुम्हारे पास क्या, DQ इंटू तुम्हारे पास E2। E1 क्यों नहीं कंसीडर किया, देखो ध्यान से देखो, E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने AB की वजह से ली थी, E2 किसकी वजह से ली थी, ACB की वजह से ली थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ACB के द्वारा
ए बी पे जो चार्ज हैं उन पे कितना फोर्स लगेगा। तो मैंने कहा ए बी पे जो चार्ज है उनका फोर्स कितना, उनका अमाउंट कितना डी क्यू, और वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी, वो तुम्हारे पास E2। तो हमने इसीलिए तुम्हारे पास DF इज इक्वल टू क्या किया, DQ इंटू E2 किया। इसने कहा ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर सिग्मा जो है वो तुम्हारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सिग्मा जो है वो तुम्हारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या कहोगे सिग्मा के लिए, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर मैं उस छोटे से ए बी के लिए कंसीडर करूंगा तो तुम क्या कहोगे, डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास डी ए। ठीक है, तो डी क्यू को क्या लिख पाऊंगा मैं, सिग्मा इंटू तुम्हारे पास डी ए। तो डी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, डी एफ इज इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास सिग्मा इंटू तुम्हारे पास डी ए, और ई टू की वैल्यू कितना, सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास डी ए इधर अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, ये होता है प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला आया सिग्मा स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया तुम्हारे पास प्रेशर का फॉर्मूला। आई बात समझ में, ठीक। अब इसने कहा कि सर हम ई तुम्हारे पास आउटसाइड की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने सर उसकी वैल्यू क्या निकाली थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाली थी। तो इसने कहा कि ठीक है, ई तुम्हारे पास अगर हम आउटसाइड की बात करें इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा। तो हमने कहा पी का फॉर्मूला अगर इस फॉर्म में लिखें 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई तुम्हारे पास जो है आउटसाइड या फिर तुम्हारे पास नेट, एप्सिलॉन नॉट का तुम्हारे पास होल स्क्वायर। तो पी का फॉर्मूला हो गया 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया ई तुम्हारे पास आउटसाइड का स्क्वायर। ये बन गया इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला। आई बात समझ में सभी लोगों को। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जहाँ फंसिएगा तो मुझे बताइएगा। देखिए इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है। अब मुद्दा ये है कि क्यों पढ़ा रहे हो, पहली बात तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या करें, इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ गए। इलेक्ट्रिक प्रेशर बड़े काम की चीज़ है, मेनली मेन्स और एडवांस में आता है। नीट में भी कभी कभार सवाल डाल देते हैं, बहुत फेमस नहीं है नीट में, लेकिन कभी कभार वो एक का सवाल डाल ही देंगे। लेकिन एडवांस और मेन्स उसके बिना आप नहीं सोच सकते किसी भी कीमत में, ठीक है। समझिएगा क्या है इलेक्ट्रिक प्रेशर। इन्होंने कहा कि जब कोई चार्ज प्रेशर सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारे पास होता है मौजूद, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से सरफेस चार्जेस पे सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर को एक्सपीरियंस करता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर कोई चार्ज बॉडी होगी तो उस चार्ज बॉडी में एक बड़ा पोर्शन और एक छोटा पोर्शन, एक बड़ा पोर्शन एक छोटे पोर्शन में लगातार एक फोर्स लगाया करता है, और अगर उस फोर्स को उस पर्टिकुलर एरिया से डिवाइड कर दें जो एरिया कंसीडर किया जा रहा है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो एसीबी के द्वारा एबी वाले पोर्शन में जो तुम्हारे पास फोर्स लगाया जाता है, यदि उसको एबी के एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो वो निकल के आता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं फोर्स प्रेशर की डेफिनेशन को मैकेनिक्स के टर्म्स में हम लोग ये पढ़े हैं कि सर प्रेशर जो होता है ना वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, एंड दैट इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैकेनिक्स में पढ़ा गया प्रेशर वो कंप्रेसिव नेचर का होता है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे समथिंग ऐसा हो रहा है कि रिपल्सिव फोर्सेस की बात हो रही थी, तो उस रिपल्सिव फोर्सेस को लेकर के एक हमने टर्म निकाला, और वो पर्टिकुलर टर्म हमारा क्या निकल के आया, वो हमारे पास निकल के आया इलेक्ट्रिक प्रेशर। और इस तरीके से हम लोग ये इलेक्ट्रिक प्रेशर निकाला करते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालने की क्या जरूरत थी, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते काम खत्म हो जाता। क्यों निकाला इलेक्ट्रिक प्रेशर, डीएफ की वैल्यू निकालते हो गया था काम, बेकार ही में निकाला। बात तो सही है, लेकिन अब मुद्दा ये है कि अगर हम उस पर्टिकुलर फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो उस क्वांटिटी को कहेंगे क्या, इसलिए इन्होंने एक और क्वांटिटी का नाम दे दिया और उसको बोल दिया तुम्हारे पास क्या, इलेक्ट्रिक प्रेशर। सभी लोग को बात क्लियर है, यहाँ पे किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक प्रेशर को लेकर के, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन जो दिया है, क्या ये हमें कभी दोबारा काम आएगा, नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ना है अपने समझने के लिए, मतलब जब भी तुम उसको तैयार कर रहे हो उस कंटेंट को, और तुम्हें ये फाइनल फॉर्मूला अपने पास रख लेना है कि P = सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, या फिर तुम्हारे पास इस तरीके से पर्टिकुलर फॉर्मूला तुम्हारे पास आ जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब तुम कहोगे कि ये फॉर्मूला कुछ अभी देखा देखा लग रहा है, अभी रिसेंटली पढ़ा था। आपने पढ़ा था इसको एनर्जी डेंसिटी, जो बच्चे भी क्लास 12 में पढ़े हैं उन्होंने पढ़ा था 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास ई स्क्वायर।
ये एनर्जी डेंसिटी में तुमने ये फॉर्मूला अभी अभी रिसेंटली पढ़ा था, ठीक है, ये एक्चुअल में वही है, ठीक है, लेकिन अब इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर के टर्म्स में निकाला गया है। वहां पे तो कैपेसिटर की प्लेट थी, वहां पे तो वॉल्यूम था, वहां पे तो हमने क्या नाम है सी इक्वल्स टू क्यू वी क्यू इक्वल्स टू सी वी करके पूरा डेटा निकाला था, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी करके, ठीक है। यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ पे तो हमने एक अलग कॉन्सेप्ट से इसको पूरा का पूरा यहाँ पे आई बात समझ में, ठीक। अब मान लो कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है कि मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई एक तुम्हारे पास बॉडी है, ठीक है, किसी बॉडी है, ठीक है, किसी कोई चार्ज बॉडी का सरफेस है, और इस चार्ज बॉडी के सरफेस में तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास है, ठीक। और मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे मौजूद थी, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे मौजूद थी, ई तुम्हारे पास एक्सटर्नल यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे को यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक प्रेशर कैसे होगा, तो तुम देखो सबसे पहले निकाल लोगे, ये तो सर हो गया ई, है ना, ये हो गया तुम्हारे पास ई। अब इस ई का तुम निकालोगे एक वर्टिकल कंपोनेंट, इस ई का तुम एक निकालोगे वर्टिकल कंपोनेंट, और इस ई का तुम एक निकालोगे क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक। इस ई का तुम निकालने वाले हो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला, ठीक, ये वाला कंपोनेंट, ठीक। अब इसने कहा कि ये तुम्हारे पास होगा क्या, ये हमने मान लो तुम्हारे पास थीटा माना, ठीक, और हमने यहाँ पे इधर की तरफ ये तुम्हारे पास एरिया मान लिया होगा, ये हमने तुम्हारे पास एरिया मान लिया होगा, तो इसका डी ए वैक्टर किधर होगा, सिंपल सी बात है इधर की तरफ होगा। डी ए वैक्टर कौन होता है, एरिया वैक्टर, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होती है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर ये ई है तो सर ये तुम्हारे पास ई कॉस थीटा है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ई साइन थीटा है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोग कर रहे थे, तो हमारे में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कोई हिसाब किताब नहीं था, ठीक है। हमारे पे तो बस सिंपल सा था कि ये हमारे पास चार्ज बॉडी है, और चार्ज बॉडी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि, और हमने यहाँ पे कोई बॉडी नहीं दे रखी, हमने यहाँ पे कुछ सेगमेंट दे रखा है, सेगमेंट में यहाँ पे कुछ चार्जेस मौजूद हैं, इसमें हमसे इलेक्ट्रिक प्रेशर पूछा गया है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि अगर हम निकालेंगे तो डी एफ इक्वल्स टू डी क्यू इंटू तुम्हारे पास ई, ठीक है। पिछली बार जो ई था, है ना, अगर आप सिंपल सी बात समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ई कैसे होगा। ई तुम्हारे पास होगा नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल, ठीक, ये तुम्हारे पास नॉर्मल नॉर्मल ऐसे होगा, ठीक है। और ये पूरी की पूरी बॉडी थी। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने कहा कि हम छोटा सा सेगमेंट दिए दे रहे हैं और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिए दे रहे हैं। उसने कहा कि हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो क्या नाम है, नॉर्मल टू द एरिया वाला देना, और ई वाला मत देना। इसने कहा कि हम ई तुम्हारे पास कॉस थीटा लेंगे। इसने का क्या मतलब, इसने कहा कि हाँ यही लेंगे। इसने कहा कि हम डी ए की तरफ वाला जो ई है उसको कंसीडर करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसको मान लिया है तुम्हारे पास क्या, ई परपेंडिकुलर, और इसको मान लिया है तुम्हारे पास क्या, ई तुम्हारे पास जो है पैरेलल, ठीक है, ये तुम्हारे पास ई पैरेलल है। उसको या तो ई वर्टिकल, उसको या तो तुम्हारे पास ई हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, ठीक। अब डी एफ इज इक्वल टू तुम्हारे पास डी क्यू, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास सिग्मा इंटू तुम्हारे पास डी ए इंटू तुम्हारे पास कितना, ई कॉस थीटा, ठीक। तो इन्होंने कहा कि डी एफ अपॉन तुम्हारे पास डी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा इंटू तुम्हारे पास ई कॉस थीटा, और ये हो गया प्रेशर, सिग्मा इंटू तुम्हारे पास कितना ई, और ये कॉस थीटा, ये हो गया तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला। आई बात समझे। कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों से क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल सा पूछ लेता है, क्या है, कंसीडरिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड पैच ऑफ सरफेस हुज चार्ज इज डी क्यू या डी क्यू डैश इज गिवन, ठीक है, फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले डी एफ निकालोगे, इस बात का ध्यान रखोगे कि यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे पास ई कॉस थीटा होना चाहिए, डी क्यू इज टू सिग्मा इंटू डी ए लिखोगे, और इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आता है। वही बात समझ में, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल, अभी मैं सवाल तो नहीं करा रहा हूँ, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब मैं सवाल कराऊंगा तो वो भी सब चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालते, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है फील्ड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है फील्ड एनर्जी। सो फील्ड तुम्हारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फील्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, फील्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक। अब समझिएगा, इसने कहा कि देखो अभी हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता ही है कैपेसिटर में हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है।
अब इसने एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे पहले क्या नाम है इलस्ट्रेशन दिया हमको। इसने कहा कि तरह बात सोचने वाली है। क्या सोचने वाली बात है, इसने हमको ये बताया। इसने कहा कि देखो, अगर हम लोग आपसे ये कहें कि भाई यहाँ पे हम लोग जो है ये लेकर के आ जाएं और ये कहें कि भाई ये तुम्हारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जोन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जोन है यहाँ पे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जोन में अगर हम प्लस क्यू रखें तो प्लस क्यू का मतलब है यहाँ पे फोर्स लगेगा तुम्हारे पास क्यू इंटू ई, ठीक है, क्यू इंटू ई लगेगा। जैसे ही तुम्हारे पास क्यू इंटू ई फोर्स लगेगा तो सिंपल सी बात है, फोर्स लगा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। if f is not equal to 0 then ma is not equal to 0, ठीक है। इसने कहा कि m तो तुम्हारे पास 0 हो नहीं सकता, a तुम्हारे पास 0 हो सकता है और हो सकता है कि तुम्हारे पास a तुम्हारे पास 0 ना हो। लेकिन इस केस में अगर फोर्स 0 नहीं है, ठीक है, इस केस में अगर फोर्स 0 नहीं है और मास 0 हो नहीं सकता है तो एक्सप्रेशन 0 होने का लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि अगर नॉन जीरो क्वांटिटी इंटू जीरो क्वांटिटी होगी तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये वाला केस तो यहाँ पे बन नहीं पाएगा। इसने कहा इसका मतलब है ये वाला केस यहाँ पे बनेगा। इसने कहा कि ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पॉइंट ए से देखें, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी तक, ठीक, तो ये बॉडी जब यहाँ से तुम्हारे पास जाएगी, ठीक है, इधर की तरफ पॉइंट बी पे पहुंचेगी, तो एट तुम्हारे पास पॉइंट बी, एट तुम्हारे पास पॉइंट बी जो वी बी होगी वो तुम्हारे पास 0 नहीं होगी, ठीक है। भले ही तुम्हारे पास एट तुम्हारे पास ए पे वी ए तुम्हारे पास 0 था पर वी बी 0 नहीं होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास होगी हाफ तुम्हारे पास एम वी बी स्क्वायर, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास 0 नहीं होगी। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि सर जब हम किसी भी पर्टिकुलर चार्ज को, जब हम किसी भी पर्टिकुलर चार्ज को कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं, फॉर्म यूनिफॉर्म या तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्म, तो उस चार्ज पे सर फोर्स लगता है, ये तो तय है। हाँ ये तो तय है। उस चार्ज पे फोर्स लगता है तो उस फोर्स की वजह से ए से लेकर के बी तक तुम्हारे पास वो चार्ज पार्टिकल जाएगा। हाँ जाएगा, जाएगा तो सब कुछ वेलोसिटी गेन होगी। हाँ गेन होगी। इसका वेलोसिटी 0 नहीं होगी पॉइंट बी में। हाँ नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी, नहीं होगी। इसने कहा एक बात बताओ, इसको एनर्जी दी किसने, इसको तुम्हारे पास एनर्जी दी किसने। अब सवाल तो ये बनता है कि काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास आई है तो कंजर्वेशन तुम्हारे पास का कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए था। इसको एग्जैक्टली तुम्हारे पास एनर्जी दी किसने। इसका इससे ये प्रूव होता है कि कोई तो है यहाँ पे जो इसको एनर्जी दे रहा है, ठीक है, कोई तो एग्जैक्टली यहाँ पे है जो इसको एनर्जी दे रहा है। इसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी टू चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी टू चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा है कि ऐसे समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस समय तुम्हारे पास इस जोन में है, इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, ठीक है। इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कहना है कि जहां पे हम मौजूद होते हैं हम अपनी पॉकेट में कुछ ना कुछ एनर्जी रखते हैं, ठीक है, और जहां हम मौजूद नहीं होते हैं हम वहां पे तुम्हारे पास एनर्जी भी नहीं रखते। इसका मतलब ये समझ में आता है कि फील्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैंने बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ एनर्जी पजेस करती है जहां पे वो मौजूद होती है, इसीलिए वो वर्क कर पा रही है उन पर्टिकुलर चार्ज पे जब चार्ज को उसकी मौजूदगी में कहीं रख दिया जाता है। आई बात समझ में। इसने यहाँ पे ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड पजेसेस सम सम possess some energy, electric field possess some energy, ठीक है, in the region where it is present, in the region where it is present, जहाँ पे ये होती है, in the region where it is present, जहाँ पे ये होती है, ठीक है, जहाँ पे ये होती है, due to which it can do work, ड्यू टू विच इट कैन डू वर्क, ये तुम्हारे पास वर्क कर सकती है ऑन तुम्हारे पास चार्ज, ऑन चार्ज प्रेजेंट इन कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझिएगा इस बात को। इसने क्या बताया, इसने कहा कि भाई क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज पे फोर्स लगा, फोर्स नहीं 0 नहीं है तो m इंटू ए का प्रोडक्ट 0 नहीं है, m 0 हो नहीं सकता, a 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसका मतलब a भी 0 नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेट किया है
इसका मतलब ए पॉइंट पे अगर रेस्ट पे था तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी आया होगा, बी में वेलोसिटी आया होगा तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो मतलब वी भी जीरो नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी आया होगा जो कि जीरो नहीं है। अब सवाल ये है तो काइनेटिक एनर्जी दी किसने, तो काइनेटिक एनर्जी को दी इलेक्ट्रिक फील्ड ने। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा इसका मतलब ये है कि मेरे पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, जिस रीजन में मैं मौजूद होता हूँ वहां पर मैं अपने पास कुछ एनर्जी रखता हूँ, और मैं ही तुम्हारे पास इसीलिए केपेबल हूँ तुम्हारे पास वर्क करने के लिए चार्ज पे, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है। इतनी बात समझ आई सभी लोग को, यहाँ तक बात समझ आई सभी लोग को, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि चलिए ठीक है, ये बात तो समझा गई। अब इन्होंने कहा कि हम एक चीज निकालना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि क्या निकालना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि अब हम आपको निकाल के दिखाना चाहते हैं तुम्हारे पास एनर्जी डेंसिटी। इन्होंने कहा कि एनर्जी डेंसिटी तो हम लोगों ने शायद कुछ पढ़ रखा है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है पढ़ रखा होगा, देखने जरा इसमें क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप कहोगे ये तो अभी अभी कैपेसिटर में पढ़ा है, हाँ तुमने वो कैपेसिटर को लेकर के पढ़ा है, लेकिन यहाँ कैपेसिटर नहीं पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे जनरल कंडक्टर पढ़ाया जा रहा है, ठीक। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं जनरल कंडक्टर क्या है। इन्होंने कहा कि देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ सॉरी, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये कोई एक आर्बिट्रेरी बॉडी है, ठीक, ये तुम्हारे पास कोई एक आर्बिट्रेरी बॉडी, इन्होंने कहा कि सही आर्बिट्रेरी बॉडी है। इन्होंने कहा कि इस आर्बिट्रेरी बॉडी को चार्ज बॉडी मान लेते हैं, उन्होंने कहा ठीक है मान लीजिए, इस आर्बिट्रेरी बॉडी को आप चार्ज बॉडी मान लीजिए। अब इस चार्ज बॉडी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस, और ये तुम्हारे पास फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस, ये ठीक है ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस, और तुम्हारे पास ये फील्ड लाइंस, और तुम्हारे पास ये फील्ड लाइंस, इसी तरीके से पूरी फील्ड लाइंस यहाँ पे बनी हुई है, ठीक। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे फील्ड लाइंस कितनी है, नहीं है, यहाँ पे फील्ड लाइंस कितनी है, नहीं है, यहाँ पे फील्ड लाइंस कितनी है। इसका मतलब है कि इस जोन में तुम्हारे पास एनर्जी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर जोन में तुम्हारे पास जो है एनर्जी होगी। इसने का इस पर्टिकुलर जोन में क्या, बल्कि इस पर्टिकुलर जोन में तुम्हारे पास एनर्जी होगी, ये पूरा तुम्हारे पास एनर्जी वाला होगा, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारे पास इनफाइनाइट तक है। इन्होंने कहा हाँ ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज कंडक्टर होता है, चार्ज कंडक्टर के चेहरे पे जो चार्ज होते हैं, उन चार्जेस से निकलने वाली फील्ड लाइंस जो है अपनी पॉकेट में एक एनर्जी रखी रहती है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अपनी पॉकेट में एनर्जी रखी रहती है, ठीक है एनर्जी पॉकेट रखी रहती है। इसने कहा कि मान लो कि मैं ये तुमसे कहता हूँ कि चूंकि इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो मैं तुमसे कहूँ कि भाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या कोई फोर्स लग रहा होगा, तुम कहोगे हाँ लग तो रहा होगा, कहाँ लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई फोर्स लग रहा होगा, तुम कहोगे हाँ इधर लग रहा होगा। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कहोगे हाँ लग रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर सेगमेंट में एम एन को छोड़ करके बॉडी के सभी चार्जेस एक फोर्स लगा रहे होंगे बाहर की तरफ, है ना। जीएल पे जीएल को छोड़ करके बाकी सभी चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे बाहर की तरफ, और एच एन को छोड़ करके बाहर की बाकी सारे लगा रहे होंगे बाहर की तरफ। तो इसने कहा कि मान लो कि अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर जो चार्ज बॉडी है इसके जो क्या नाम है ये सरफेस है इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहता हूँ। तो इसने कहा कि ठीक है। इसने कहा कौन करेगा, इसने कहा सिंपल सी बात है, कौन बाहर लग रहा है। इसने कहा कि सर छोटा सा डीएफ बाहर लग रहा है, छोटा सा डीएफ बाहर लग रहा है, छोटा सा डीएफ बाहर लग रहा है। तो ये छोटा सा डीएफ वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ दिस चार्ज बॉडी। इसने कहा कि अच्छा क्या मतलब हुआ। इसने कहा देखो मैं बताता हूँ क्या मतलब हुआ। इसने कहा मान लो कि मैं यही पर्टिकुलर बॉडी का तुम्हारे पास सरफेस ऐसे बना, ठीक है, मान लो कि मैंने ऐसे बनाया, और मान लो कि ये तुम्हारे पास पहले जो है तुम्हारे पास ऐसे था, ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास पहले ऐसे था। तो हमने कहा कि लेट दिस स्टेट बी एम, लेट दिस स्टेट बी तुम्हारे पास एम डैश, एक तुम्हारे पास एम माना और एक तुम्हारे पास एम डैश माना। इन्होंने कहा ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जो है इनिशियल है, ये तुम्हारे पास इनिशियल था शेप, ठीक है, और जब बढ़ गया तो ये तुम्हारे पास जो है फाइनल शेप हो गया। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास इधर आ गया, ये तुम्हारे पास जो है इधर आ गया। इन्होंने कहा हाँ आ तो गया है भाई, ठीक, और नीचे कर लेते हैं थोड़ा, हाँ ये तुम्हारे पास इधर की तरफ आ गया। ये जो हमने इसका जो शेप को थोड़ा सा बढ़ाया है,
तो हुआ क्या कि पहले तुम्हारे पास यहाँ से फील्ड लाइन स्टार्ट होती थी, ठीक, यहाँ से फील्ड लाइन स्टार्ट होती थी, इस पॉइंट से स्टार्ट होती थी, इस पॉइंट से स्टार्ट होती थी, लेकिन क्या अब हो पाएंगी? इसने कहा नहीं, अब नहीं हो पाएंगी सर। क्यों? क्योंकि अब आपने तो बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब है इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड कर लेता हूँ। क्यों डॉटेड कर लेता हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये पहले शेप था, पर अब ये शेप नहीं है। अब जो शेप है वो तुम्हारे पास बाहर की तरफ है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास यहाँ से ये फील्ड लाइंस होंगी। कहाँ तक होंगी? ये भी इनफाइनाइट तक होंगी। लेकिन अब अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या इतने अमाउंट की जो फील्ड एनर्जी थी, क्या उसका घाटा हो गया क्या? इसने कहा हाँ सर, घाटा हो गया। इसने कहा कि इतने अमाउंट की जो तुम्हारे पास फील्ड एनर्जी थी, क्या इसका घाटा हो गया? इसने कहा कि दिस मच अमाउंट ऑफ फील्ड एनर्जी is lost in expansion तुम्हारे पास एक्सपेंशन ऑफ चार्ज्ड बॉडी। बात समझना, दिस मच अमाउंट ऑफ फील्ड एनर्जी तुम्हारे m से तुम्हारे पास m डैश आने की वजह से, जो कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो कि पर्टिकुलर बॉडी पे लग रहा है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। दिस मच अमाउंट ऑफ फील्ड एनर्जी जो कि इसके m और m डैश के बीच में है, इसको ये बर्बाद हो गई, ये तुम्हारे पास क्या नाम है, लॉस्ट हो गई इन द एक्सपेंशन ऑफ द चार्ज बॉडी में। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसने कहा मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाहता हूँ। इसने कहा क्या लिखना चाहता हूँ? उसने कहा मैं ये लिखना चाहता हूँ कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in process of expansion is equal to the loss of field energy in the volume dV। अब ये कौन नया शख्स है? अरे सिंपल सी बात है, ये जो छोटा सा वॉल्यूम जो है ना, जो कि तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास m डैश माइनस वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास जो है m, ठीक है, इसका छोटा सा पार्ट हम तुम्हारे पास dV मान ले रहे हैं। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को याद है कि हम लोग ने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी, ठीक है, सबने पढ़ी थी, मतलब हमने अकेले नहीं पढ़ी, आपने भी पढ़ी है, ठीक। अब इस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक्स में तुमको याद होगा कि हम लोग एक तुम्हारे पास इसको पढ़ा करते थे। तुम्हारे पास ये पिस्टन हुआ करता था, है ना, ये तुम्हारे पास जो है पिस्टन हुआ करता था, ठीक। और ये तुम्हारे पास यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हुआ करती थी, है ना, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हुआ करती थी। और फिर तुम्हारे पास यहाँ पे ये क्या नाम है, सिस्टम हुआ करता था। ये गैस मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल होते थे, ये प्रेशर ऐसे लगाते थे और हम ये कहते थे कि ये जो तुम्हारे पास पिस्टन है, ये थोड़ी देर बाद जो है यहाँ आ जाएगा सर, ये पिस्टन थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, इस जगह से पिस्टन तुम्हारे पास थोड़ी देर से बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कहते थे यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेल्टा एक्स अमाउंट, है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसका हम लोग एरिया बोलते थे। तुमको ये बात याद होगी कि जो वर्क डन होता है वो होता है तुम्हारे पास फोर्स इनटू तुम्हारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना, वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये बात मुझे बतानी तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि अगर आप भूल गए हो तो देखो भैया, डिस्प्लेसमेंट मतलब तुम्हारे पास डेल्टा एक्स, और एफ इंटू डेल्टा एक्स होता है तुम्हारे पास क्या, एफ इंटू डेल्टा एक्स होता है तुम्हारे पास डी डब्ल्यू। इसने कहा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक। अब इसने कहा कि प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ इज इक्वल्स टू पी इंटू तुम्हारे पास ए हो गया। तो हमने लिखा P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स, तो डी डब्ल्यू ये हो गया। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हो गया क्या, P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स, मतलब तुम्हारे पास पी डी वी। इसका मतलब है कि मैं वर्क डन के लिए प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम का भी लगा सकता हूँ। ये बात तो हम लोग जानते हैं। अच्छा, सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए, जरा टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए।